नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और वर्ष 2024 के प्रथम अंक में साथ हूं मैं नवोदिता मिश्रा। स्वागत जीवन के नवल वर्ष, आओ नूतन निर्माण लिए। इस महाजागरण के युग में जागृत जीवन अभिमान लिए। दीनों दुखियों का त्राण लिए, मानवता का कल्याण लिए। स्वागत नवयुग के नवल वर्ष, तुम आओ स्वर्ण विहान लिए। एक बात बताओ, नव वर्ष का प्रातः काल तुम्हारे लिए क्या लेकर आया? सच कहूं, हर साल की तरह सैकड़ों शुभकामनाओं भरे संदेश आते रहे। अच्छा तो महसूस हुआ, लेकिन बेचारे मोबाइल फोन की हालत बिगड़ गई। तो सुबह सबसे पहले मैसेजेस डिलीट कर हैंडसेट को पुनर्जीवित किया गया। ऑपरेशन गंभीर था, पूरा 1 घंटा लगा। तुमने क्या किया सुबह? मैंने बच्चों की तरह बैठकर 2024 लिखने की प्रैक्टिस की। एक वफादार साथी की तरह 2023 जहन का साथ ही नहीं छोड़ रहा था। 2 बार तो चेकबुक के पन्ने फाड़ने पड़े। इस युगांतकारी घड़ी से जुड़ा कोई न कोई मजेदार अनुभव हर किसी के पास होगा। अच्छा ये बताओ, नए वर्ष से तुम्हें क्या अपेक्षाएं हैं? अपेक्षाएं तो नहीं, उत्सुकताएं जरूर हैं। अन्य साहित्यिक आयोजनों के अलावा प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। और मुझे उत्सुकता होती है हमारे संविधान के अलग अलग पहलुओं के बारे में ज्यादा जानने की। उधर बाल साहित्य की दिशा में देश की विभिन्न भाषाओं में हो रहा लेखन भी मेरी रुचि का विषय है। चलो, घर दफ्तर में दीवार पर टंगे पुराने कैलेंडर को हटाकर 2024 के कैलेंडर को विधिवत स्थापित करने का प्रण लेते हुए दोस्तों के साथ मिलकर सुनते हैं राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती। हमने कहा था ना कि नववर्ष के आगमन के साथ सबके कोई न कोई खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। भोपाल के व्यंग्यकार चौधरी मदन मोहन समर भी इस चक्रव्यूह से अछूते नहीं हैं। लो, सुनते हैं उनकी आप बीती आगत का स्वागत। नए साल की आप सबको शुभकामनाएं। यह तो दुनिया का दस्तूर है, पुराना जाता है, नया आता है। जब नया आता है तो वह नवेला होता है। पुराने के पास अनुभव होता है, नए के पास आशाएं। पुराने के पास अगर दर्द है तो नए के पास दवा की संभावना। लेकिन आजकल नए के जलवे होते हैं। पुराने के पट्टे फटाफट नए के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर डालने में एक पल भी जाया नहीं करते। अब आप ही देखिए कैसे नया नया का शोर, आतिशबाजी और डीजे पर थिरकता हुआ टुन्न होगा। ये तो बस इसी इंतजार में है कि कब घड़ी टन्न करे और ये अपना पल्ला पुराने से झाड़कर नए का प्रशस्ति गान प्रारंभ करें। हर स्थापित को यह पता ही नहीं होता कि वह कब पुराना होकर आउटडेटेड हो जाए। लेकिन सूरज को पता है वह न नया है न पुराना। लेकिन धरती के प्राणी उसे अपने अपने अनुसार नया पुराना करते हैं और सूरज भी इन धरावासियों के आनंद हेतु उनके नवोत्सव में शामिल होता रहता है। पुराने नए का खेल खेलता हुआ मनुष्यों के कल्चर में सब लोग मेहनत करते करते दोहरे हुए जाते हैं। बेचारे इनके नसीब में केवल एक ही दिन तो होता है खुशी मनाने का। यह एक दिन हैप्पी न्यू ईयर से शुरू होता है, फिर वैलेंटाइन डे, होली, एनुअल फंक्शन, 4-6 बारातों, बाकी और अपने अपने एक एक दिन से होता हुआ 31 के 9 से 12 तक अनवरत रहता है। केवल एक दिन। परंपरा अनुसार 31 को सूरज पश्चिम में जाएगा तो उसे पता नहीं होगा कि वह पुराना हो गया। अब उसके 365 सही 1/4 दिन पूरे होकर चुक गए। कैसा जमा बैठा था यह सूरज उजाले पर अपना अधिकार जताता। उसने जो भी चमक वमक बिखेरी हुई है
वो सब क्लोज हो जाएगी। फिर जनवरी 1 का जो सूरज उदय होगा वो नया होकर उगेगा, बिल्कुल भौचक, और उसकी अनुपस्थिति में ही घोषित कर दिया जाएगा कि अब से साल और सूरज सब नए, रोशनी नई, रश्मियां नई, हिप हिप हुर्रे। यह भी वक्त वक्त की बात है, दिन और नजर बदलते देर नहीं लगती। पिछली बार जिन पट्टों ने जा रहे सूरज के आगमन पर हुड़दंग मचाया था, वे सब अब इसे छोड़कर नए के लिए डांस करेंगे, फोटो सेशन करेंगे, हो ही के साथ हैप्पी हैप्पी बोलेंगे, अपनी बाइक पर रेसिंग करेंगे, जेब में स्मार्टफोन हो और उस स्मार्टफोन में डिजिटल बटुआ, उस बटुए में अच्छा खासा बैलेंस हो तो अपना शहर भला नए के स्वागत का मजा देता है। इसके लिए गोवा जाना जरूरी होता है। गोवा में गोवियां होती हैं जो पूरे देश से आई होती हैं, बिल्कुल गोभी के फूल की तरह। उनके साथ हमारे आलू मिलकर नए साल का जश्न मनाते हैं। गोवा की रेलें, बसें, जहाज सब फुल होते हैं, लेकिन टुल होने का मजा तो तभी है जब इन फुल को पहले से ही झुल कर लिया जाए। इसलिए महीना भर पहले से ही डिजिटल रूप से आवास और यात्रा की व्यवस्था करने वाली वेव गुमटियां सजी सजाई रहती हैं और अपनी चांदी काट रही होती हैं। कुछ लोग बैंकॉक, पटाया और कुछ रंग बिरंगी धरती तक भी जाते हैं नई रंगीनियां तलाशने। स्वागतम, वेलकम, इस्तकबाल करना नई ऊर्जा भी देता है, आने वाले को भी और द्वार पर मंगल कलश लिए खड़े मेजबान को भी। इसी तरह नए साल का द्वारचार होता है। केक कटते हैं, डीजे बजता है, इन केकों में उल्लास होता है। गालों पर केक मलकर नायक नायिका इतिहास रचते हैं। इसी उल्लास के साथ डीजे के साथ कर्णप्रिय मधुर धुन पर होता है खुल्लास। सब खुल जाते हैं बिना झिझक के, अटक मटक कर खटक छोड़ सटक जाते हैं, फिर कुछ तो बाद में लटक भी जाते हैं। यह जश्न का अवसर है, नए जश्न का। तो जश्न मनाते मनाते कुछ तो इतने आनंदित हो जाते हैं कि वे आनंद से धनानंद का साथ ले परमानंद में खो जाते हैं। उन्हें घरानंद में वापस लाने के लिए उठाकर लाया जाता है। 2-4 दिन बाद जब उन्हें पता चलता है कि वे परम स्थिति में चले गए थे। इंस्टा की रील, फेसबुक पर फील, एक्स का लाइक्स और व्हाट्सएप पर अपडेट नए साल के जश्न के कारण रिग्रेट की स्थिति में आ जाते हैं। आपने अपने मोहल्ले के अलाने और फलानी के बारे में अगर कुछ नहीं सुना तो इस नए साल पर जरा ध्यान से सोशल मीडिया पर सैर कराना, आपको इनके चंदनवन महकते हुए चारों तरफ हरियाए मिलेंगे। अभी जो टीनेजर हैं उनके मम्मी पापा अभी कुछ दिन पहले ही यंग हैप्पी न्यू ईयर पर झूम बराबर झूम हुए थे। अब अपने बच्चों को वे चाहकर भी अझूम नहीं कर सकते, इसलिए बच्चे भी झूमते हैं और मम्मी पापा भी। जिनकी हैसियत बैंकॉक, पटाया या गोवा जाने की नहीं है, वे अपने आसपास के ढाबों को ही गोवा के रिसोर्ट और तालाबों को वहां का कलिंगुड बीच मान लेते हैं। इन ढाबों पर भी नए साल के स्वागत की विशेष तैयारियां की गई होती हैं। महुआ जूस से लेकर अंगूरी शरबत तक उपलब्ध रहता है। अगर यह भी संभव नहीं होता तो अपने ट्यूबवेल के पास फट्टा बिछाकर 4 यार नया साल मनाने से नहीं चूकते। हाय री 31। उस दिन एक मुर्गा अपनी मुर्गी के गले लगकर विदा मांग रहा था। मुर्गी बेचारी सिसकियां भर रही थी। एक क्या मुर्गा मुर्गी के हर मोहल्ले में यही शोर था कि आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, कल तेरी बज्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। उधर बकरे अपनी बकरियों को सामने बिठाकर आरजू बानों के गीत गा रहे थे। आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले, कल तेरे शहर से मुझे जाना होगा। जंगल के हिरण, खरगोश, तालाबों के किनारे आए मेहमान पक्षी, पोखरों की जल मुर्गियां सभी गर्दन ऊंची कर करके 31 की तरफ देख रहे हैं कि पता नहीं वे नए सूरज का स्वागत कर पाएंगे, लेकिन यह नया साल नई सुबह लेकर आता है, नया पसीना लेकर आता है, नया बसंत लेकर आता है, नया जीवन लेकर आता है, नए रिश्ते लेकर आता है, नई चुनौतियां और उनके समाधान लेकर आता है। इसका स्वागत करने का सबका अपना तरीका है, सबकी अपनी परंपराएं हैं, सबके अपने विचार हैं और ये सब मिलकर ही सकल होते हैं। दिन बदल जाता है, कैलेंडर बदल जाता है, लेकिन हम वहीं होते हैं। हर नई सांस के साथ
आती हुई किरणों में रोशनी तलाशते हुए। आपको, हमको, सभी को वह रोशनी मिले जिसकी सब तलाश कर रहे हैं, तथा आने वाले वर्ष सुखद और समृद्ध हों। आपके लिए भी यही शुभकामना है गया जो छोड़कर हम क्यों निहारें, जो निरंतर पथ उन्हीं को गढ़ संवारें। सूर्य के नव रश्मियां ले रथ खड़ा है, हम हमारे लक्ष्य पर इसको उतारें। पुनः आप सभी को नव वर्ष की मंगल कामनाएं। आगत का स्वागत। चौधरी मदन मोहन समर की व्यंग्य वार्ता आपने सुनी। प्रस्तुति राजेश भट्ट, आकाशवाणी भोपाल। जनवरी माह में हमारे संविधान का विशेष रूप से बोध होना स्वाभाविक सी बात है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस ग्रंथ के विविध आयामों पर जानने के लिए मिल आते हैं जाने माने मराठी लेखक और संविधानविद पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर रमेश पतंगे से। भारतीय संविधान पर मैंने कुल मिलाकर 4 पुस्तकें लिखी है। पहला पुस्तक लिखा हम और हमारा संविधान, पहले मराठी में लिखा। फिर मुझे लगा कि पहली पुस्तक में सारे विषय तो मैं कवर नहीं कर पाया, तो जो छूटे विषय है तो उसमें हम और हमारा मौलिक संविधान, तो संविधान की मौलिकताएं क्या है, इसमें उस पुस्तक में मैंने कुछ पाश्चात्य देशों के जो प्रीएम्बल्स हैं वो सारे पुस्तक में दिए हैं। अमेरिका, आयरलैंड, फ्रांस वगैरह के भारत का प्रीएम्बल दिया है। इसमें उसको कैसे पढ़ना चाहिए, उसमें क्या डिफरेंस होता है, ये सारी बातें उसमें समझाई है। मुझे बाद में लगा कि और एक विषय रहा है, उस पर भी लिखना चाहिए। वो है कि संविधान ये तो कानून की पुस्तक होती है, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं उसे, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऐसी एक ज्ञान की शाखा भी है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस करते हैं, उनको इसका बहुत गहन ज्ञान होता है। संविधान ये जैसे कानून की किताब है, वैसे वो फिलोसॉफिकल किताब भी होती है। वह किसी वैल्यूज पर बेस होती है और वो एक देश और समाज की प्रगति का एक रोड मैप सामने रखती है, ध्येय रखती है। अभी वो कानूनी भाषा में किताब होने के नाते उसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ अध्याय जोड़कर कैसे उसको समझना चाहिए, ये मैंने इस पुस्तक में करने का प्रयत्न किया। क्योंकि आपने विदेशों के भी संविधान पढ़े हैं, उन पर लिखा भी है, तो एक संक्षेप में तुलनात्मक रूप से देखा जाए क्या सिमिलर है हमारे यहाँ और वहां पर? एक रशिया का संविधान छोड़ दिया तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, इन 3 देशों के संविधान के जो बुनियादी तत्व है वे तत्व है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में प्रजा को अपने शासक चुनने का मौलिक अधिकार और सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार, कानून का राज रहेगा, कानून का इंटरप्रिटेशन इंडिपेंडेंट जुडिशरी करेगी, ये सारी कॉमन बातें सभी जगह पर। फर्क इसमें आता है कि हर एक देश का संविधान उस देश की संस्कृति को, उस देश की वैल्यू सिस्टम को प्रकट करता है। जैसे अमेरिका का संविधान है, अमेरिका का जन्म ही 1782 में हुआ, कि वो 82 में वो स्वतंत्र युद्ध वो जीते, इसलिए वो 82 में कहता हूँ। वैसे 77 भी लोग कहते हैं, जहाँ जिस दिन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। तो ये 82 में अमेरिका ब्रिटिशों के चंगुल से मुक्त हो गए, तो उनका राष्ट्रीय जीवन बहुत कम समय का है। अब उनके जीवन की वैल्यू क्या है, तो जेफरसन ने बताया लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये हमारे 3 मूल्य हैं। ये 3 मूल्यों को लेकर सारा संविधान उन्होंने बनाया है। फ्रेंच का संविधान क्या कहता है कि ऑल मेन आर बॉर्न इक्वल, और ये इक्वल होने के नाते सबको इक्वल अधिकार होने चाहिए, और ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ऐसे 3 शब्द उसमें से आए। ब्रिटेन का संविधान जो है वो 1215 से बनना प्रारंभ हुआ। ब्रिटेन में सॉवरेनिटी पार्लियामेंट में है,
भारत में सॉवरेंटी प्रजा के पास है और ये अमेरिका में भी सॉवरेंटी प्रजा के पास है। राज्य के जो 3 शक्तियां होती है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव, अमेरिका में इसका वाटर टाइट सेपरेशन किया गया है। वैसा सेपरेशन ब्रिटेन में नहीं है। भारत के संविधान में इस प्रकार का सेपरेशन, वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो कानून भी बनाएगा और कानून का मंत्री रहते हुए एग्जीक्यूशन भी करेगा। ग्रैंड विले ऑस्टिन, जो भारतीय संविधान के महान भाष्यकार माने जाते हैं, वो कहते हैं कि भारत का संविधान यह सोशल डॉक्यूमेंट है, अमेरिका का संविधान पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, फ्रांस का संविधान पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, ब्रिटेन का संविधान पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, हमारा संविधान सोशल डॉक्यूमेंट है। वो सोशल रिवॉल्यूशन की एक राह बताता है। ये हमारे संविधान का विश्व के किसी भी संविधान के साथ इस मायने में हमारे संविधान की तुलना नहीं हो सकती। मराठी लेखक और संविधानविद डॉक्टर रमेश पतंगे को आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। तुम्हें उत्सुकता थी ना साहित्य अकादमी पुरस्कारों के बारे में जानने की? हाँ। चलते हैं रविंद्र भवन। सचिव साहित्य अकादमी डॉक्टर के श्रीनिवास राव। असमिया में डॉक्टर प्रणव ज्योति डेकार श्रेष्ठ गल्प कहानी संग्रह के लिए, बंगला में स्वप्नमय चक्रवर्ती को जलेर ऊपर पानी इस उपन्यास को दिया जाएगा और बोडो में नंदेश्वर दयमारी उनकी लिखी गई कहानी संग्रह जीव सफरनी दाखवन इस पुस्तक को दिया जा रहा है और डोगरी में विजय वर्मा डौ सदिया इक सीर कविता गजल संग्रह और अंग्रेजी में नीलम शरण गौर द्वारा लिखी गई उपन्यास रेक्यूम इन राग जानकी उपन्यास को दिया जाएगा और गुजराती में विनोद जोशी को उनकी द्वारा लिखी गई प्रबंध काव्य सौरंध्री को दिया जाएगा और हिंदी में संजीव मुझे पहचानो उस उपन्यास को इस साल के पुरस्कार के लिए उनको चयन किया गया है और कन्नड़ा में लक्ष्मी शाह तोलपाड़ी महाभारत अनुसंधान दा भारत यात्रो ये निबंध है और काश्मीरी में मंशूर बनिहाली कविता संग्रह है उनका येत वावे हेले सांग कैसे जेले और कोंकणी में प्रकाश यस परियंकर वर्सल उनकी कहानी संग्रह और मैथिली में बसुकीनाथ झा उनकी लिखी गई निबंध बोध संकेतन और मलयालम में ईवी रामकृष्णन द्वारा लिखी गई आलोचना का पुस्तक है मलयाला नोवेलिंते देशकालंगल और मणिपुरी में सोरोख्योम्बम गंबिनी उनकी कविता संग्रह याचंगबा नांग हालो और मराठी में कृष्णाज कोत उनकी द्वारा लिखी गई उपन्यास रिंगान और नेपाली युद्धवीर राणा उनके द्वारा लिखी गई निबंध नेपाली लोक साहित्य लोक संस्कृति को परिचय और उसी तरह ओडिया में आशुतोष परिदा द्वारा लिखी गई कविता संग्रह अप्रस्तुत मृत्यु और पंजाबी में स्वरणजीत सवी उनके द्वारा लिखी गई कविता संग्रह मंदी छिप और राजस्थानी में गजय सिंह राजपुरोहित द्वारा लिखी गई कविता संग्रह फलकती प्रीत और संस्कृत में अरुण रंजन मिश्रा द्वारा लिखी गई कविता संग्रह शून्य मेघ गनम और संथाली में तारसीन बास्की द्वारा लिखी गई कहानी संग्रह जाबा बाहा और सिंधी में विनोद असुदानी द्वारा लिखी गई कविता संग्रह हाथू पकदी जैन और तमिल में राजशेखरन द्वारा लिखी गई उपन्यास नेरवाजी पड़ुवन और तेलुगु में टी पातंजलि शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी संग्रह रामेश्वरम काकुलु मरिकोन्नी कथलु। उर्दू में सादिका नवाज सहर राजदेव की अमराई ये उपन्यास के लिए इस साल की पुरस्कार की घोषणा की गई है। पिछले दिनों कवि और पेंटर इंद्रजीत सिंह यानी इमरोज के देहांत की खबर मिली तो लगा जैसे साहित्य क्रमणिका में से एक छिपा हुआ किंतु अहम पन्ना
हमने खो दिया हो। लेखिका और प्रकाशक ज्योति सभरवाल से पूछते हैं कि इमरोज का जिक्र होते ही क्या अमृता प्रीतम की याद आना स्वाभाविक सी बात है? ये स्वाभाविक से भी ज़्यादा स्वाभाविक है, क्योंकि ना अमृता के बिना आप इमरोज की बात कर सकते हैं, ना इमरोज के बिना आप अमृता जी की बात कर सकते हैं। क्योंकि जिसको आप कहते हैं ना सहजात, सोलमेट्स, इस तरह का उनकी पूरी यात्रा रही। और जब मैं अमृता जी से पहली बार उनके साक्षात्कार के लिए मिली सैवी मैगजीन के लिए, वो था 1987 में। पता नहीं कैसे कुदरत कहें, कुछ भी कहें, कि हमारा एक बड़ा अजीब सा संबंध बन गया। हालांकि मैं उनकी पोती दोती की एज की उम्र की थी, तो जब भी मैं जाती थी तो वो कहती थी, इमो ज्योति वास्ते स्कार्फ ले आई, इमो ज्योति वास्ते ओ ले आई। तो हर बार वो मेरे को कोई ना कोई सुवेनियर देती थी। मतलब ऐसे लगता था किसी का जैसे मन मोहब्बत में ही डूबा हुआ है, जो उनकी लेखनी में, उनके जीवन में, उनके साथी में, सब जगह वो रंग बिखेरता था। और वो उस रंग को आगे जो बिखेरा, वो इमरोज जी ने बिखेरा अपनी लेखनी से भी, अपने ब्रश से भी, अपनी पेंटिंग्स में भी। क्या खूबसूरत पेंटिंग्स उन्होंने बनाई अमृता जी की। और जब अमृता जी के देहांत के बाद जब मैं इमरोज जी से मिलने गई, तो इंसान का मन इतना भरा हुआ था, तो फिर भी उन्होंने बोला, तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? वो तो मेरे पास ही है। वो कहाँ गई है? वो तो मेरे पास ही है। और उन्होंने एक बहुत सुंदर ना कविता मुझे पढ़ी, जो उन्होंने उनको अर्पित करी थी। सारे शब्द, सारे रंग मिलके भी प्यार की तस्वीर नहीं बना पाते। हाँ, प्यार की तस्वीर देखी जा सकती है, पल पल मोहब्बत जी रही जिंदगी के आईने में। क्या बात। तो कहने का मतलब ये कि वो एक दूसरे को कंप्लीट करते थे, एक दूसरे की वो पूर्ति थे। और आप ये देखिए, जिस तरह का हमारा समाज है, जो एक पुरुष प्रधान समाज है, उसमें उन्होंने एक बैक सीट ली। हालांकि वो इतने ज़हीन खुद लेखक थे, इतने ज़हीन वो चित्रकार थे, और इतने ज़हीन वो डिज़ाइनर थे, पर उन्होंने अपनी प्रतिभा को अमृता जी की प्रतिभा के ऊपर कभी नहीं रखा। वो हमेशा एक, जैसे हम कहते हैं बैक सीट ड्राइवर, तो वो एक बैक सीट ड्राइवर है जो उनकी इंस्पिरेशन रहे, उनको प्रोत्साहन दिया, उन हर कदम पे उनके साथ चले। जब वो रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो आती थी, अमृता जी अपना प्रोग्राम देने, तो ये बाहर गाड़ी में उनकी वेट करते थे, उनका इंतजार करते कि कब प्रोग्राम खत्म होगा। तो जब वो राज्यसभा जाती थी, तब भी वो उनको छोड़ने जाते थे और उनको वेट करके उनको मतलब उनकी लाइफ में इमरोज जी ने जो सराहनीय भी एक छोटा सा शब्द है, वो सराहना से भी बहुत परे है। और इन्होंने एक बहुत सुंदर पुस्तक प्रकाश करी थी, इमरोज की जश्न जारी है, जिसमें इन्होंने एक बड़ी सुंदर कविता अमृता जी को समर्पित की। फकीर कहते हैं अपनी मर्जी से जी लेना करिश्मा है। फकीर कहते हैं अपनी मर्जी से जी लेना करिश्मा है, ये करिश्मा उसने सहज स्वभाव जी लिया है। ये कविता जीती है और जिंदगी लिखती है। एंड एक और है मिलन, पता नहीं कब के बिछड़े अब आकर मिले हैं, ये प्यास जितनी तृप्त और तृप्त जितनी प्यास, लगता है प्यास और तृप्त दो जुड़वे बहनें आंगन में खेल रही छुपा छुपी। क्या बात है। देखिए, वो एक ही घर में रह के अलग अलग कमरों में रहते थे। अमृता जी की अपनी स्पेस थी, इमरोज जी की अपनी स्पेस थी। तो वो जो एक होता है ना, एक जैसे मैंने बोला पुरुष प्रधान समाज में, वो उनकी जो क्रिएटिव स्पेस थी अमृता जी की, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। और हमारे पुरुष प्रधान समाज में ऐसे पुरुष का मिलना नामुमकिन तो नहीं है, पर बड़ा दुश्वार है। उन्होंने जो क्रिएटिव स्पेस दी अमृता जी को उभरने के लिए, इतना नाम कमाने के लिए, पूरी दुनिया देखने के लिए, चाहे उनके साथ वो थे या नहीं थे, उनका हाथ हमेशा उनकी पीठ पे रहता था कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, आप अकेली नहीं हैं। तो उन्होंने जो समाज की जो रीति है या जो भी आप अनुशासन है, जो आप, वो उन सब से परे थे। तो कहने का मतलब ये जो चीज़ मेरे दिल को छुई, एक पुरुष जो एक स्त्री को इतनी क्रिएटिव और इतनी जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी स्त्री को इतनी क्रिएटिव स्पेस देता है, उससे बड़ा इंसान नहीं हो सकता। और ये उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। ज्योति, ऐसा लगता है कि वो जो अमर पंक्ति है, मैं तेनू फिर मिलांगी,
वो शायद एक तरह से सार्थक हो गई हैं इमरोज के इमरोज जी के जाने से। वो तो वहाँ मिलेंगे ही, वहाँ ऊपर जहाँ जन्नत है या जहाँ स्वर्ग है, जो भी मान्यता हम रखते हैं, तो वो तो वहाँ मिलेंगे ही, क्योंकि वो दो नहीं, वो एक सोल थी, आत्मीय भी थी और आत्मिक भी थी। और आत्मीय और आत्मिक का मिलन जो होता है बहुत रेयर और बहुत कम होता है। तो उनकी आत्मा भी मिल गई होंगी, और जो आत्मीयता के ग्राउंड पे जो उनकी जो एक रिलेशनशिप थी, जो उनका संबंध या रिश्ता था, वो मेरे ख्याल ऊपर जाके और भी मजबूत हो गया होगा। सो कहने का मतलब है कि उन दोनों की लाइफ से हमें एक ऐसी प्रेरणा मिलती है कि जब दो बुद्धिजीवी हों, जो बहुत हाईली क्रिएटिव सोल्स हों, उनको एक दूसरे के साथ क्रिएटिव स्पेस क्रिएट करके वो एक दूसरे को और अग्रसर करते हैं। तो ये जो अग्रसर वाली जो आप एक दूसरे पार्टनर्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप क्रिएटिवली ब्लॉसम करें, खिलें, इससे बढ़िया एग्जाम्पल अमृता और इमरोज जी से ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता कि साहित्य की दुनिया में आज एग्जिस्ट करता है। लेखिका और प्रकाशक ज्योति सभरवाल को आपने सुना। इमरोज के योगदान को विनम्र नमन। रामपुर उत्तर प्रदेश में एक विलक्षण ऐतिहासिक पुस्तकालय है रजा लाइब्रेरी। इस वर्ष इसकी स्थापना के 250 वर्ष पूरे हो रहे हैं। रजा लाइब्रेरी में हिंदी, फारसी, अरबी, तुर्की और पश्तो भाषाओं की लगभग 17,000 पांडुलिपियां संरक्षित हैं। साथ ही 83,000 पुस्तकें ईरानियन, मंगोलियन, मुगल और डेक्कन शैली की 5,000 पेंटिंग्स और कैलीग्राफी के 3,000 नमूने मौजूद हैं। यहाँ 1715 में फारसी में अनुदित वाल्मीकि रामायण भी है, जिसमें 258 मिनिएचर पेंटिंग्स हैं। बदलते समय के साथ साथ भारत सरकार की मदद से यहाँ डिजिटाइजेशन और अन्य आधुनिकीकरण का काम चल रहा है। इधर बच्चों द्वारा संचालित मासिक द्विभाषी पत्रिका बालकनामा ने भी 20 साल पूरे किए। समाज के वंचित वर्ग के ये बच्चे लेखन से प्रकाशन तक का काम खुद ही मिलकर करते हैं और बच्चों से ही जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। अब ये पत्रिका दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी प्रसारित की जाती है। वर्तमान में इसमें 12 से 20 साल की उम्र के बीच के 60 रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं बालकनामा को। समय का यह पड़ाव साहित्य जगत की कुछ मूर्धन्य हस्तियों की जीवन तिथियों के साथ जुड़ा हुआ है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, वृंदावन लाल वर्मा और जैनेन्द्र कुमार के अतुलनीय योगदान को साहित्य भारती का नमन। मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।